Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. Hope you are doing well. So let's start our today's class that is about our 6th unit Business Management and HRM. तो उस यूनिट को हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज हम करेंगे डिस्कस स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे आज हम। तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं उनसे हर बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। ये स्पैन ऑफ अटेंशन भी इसको बोला जाता है, तो उनके बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल और जो स्पैन ऑफ अटेंशन है उसको फर्स्ट डिफाइन करा था वीए ग्राइकनस ने, इनको डिफाइन करा था। तो आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है या स्पैन ऑफ अटेंशन है उसका कंसेप्ट किसने डिफाइन करा था। तो वीए ग्राइकनस नाम के ऑथर थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने का काम किया था। अब ये स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज और मैनेज। की ये क्या होता है? एक तरीके का नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स की कितने सबऑर्डिनेट्स को एक टाइम पर एक मैनेजर सुपरवाइज कर सकता है या उनको मैनेज कर सकता है। तो वही होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल की कितने सबऑर्डिनेट्स को वो कंट्रोल कर सकता है जो हमारा मैनेजर है। अब ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो इम्पैक्ट करता है हमारी डिसीजन मेकिंग को, कम्युनिकेशन को एंड एफिशिएंसी। किसके अंदर? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा होगा, अगर एक जो मैनेजर है उसको बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को एक टाइम पर मैनेज करना पड़ता है तो हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अब कुछ हमारे इसके टाइप्स होते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल के। फर्स्ट आता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम टोल स्ट्रक्चर के नाम से भी इसको बोलते हैं। फर्स्ट इसमें क्या होता है कि नैरो मतलब यहाँ पर लेस सबऑर्डिनेट होंगे पर मैनेजर, कि एक मैनेजर के अंडर कम एम्प्लॉइज हैं, कम सबऑर्डिनेट हैं जिनको वो मैनेज करता है या कंट्रोल करता है। इस वजह से क्या होगा कि अब हमारे एम्प्लॉइज तो एक मैनेजर के अंडर कम है लेकिन तो हमारे लेवल तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक मैनेजर होगा और भी मैनेजर होंगे तो उनके अंडर हमने थोड़े थोड़े एम्प्लॉइज को ही रखा हुआ है। तो ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, तो जिस वजह से हमारे लेवल्स हैं जो मैनेजमेंट के वो भी इंक्रीजेस हो जाएंगे, क्रिएटिंग अ टोल स्ट्रक्चर, जिस वजह से एक टोल हायरार्की, एक टोल हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी वजह से इसको अनदर नेम टोल स्ट्रक्चर से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो इसमें हमारे जो मोर सबऑर्डिनेट्स होते हैं पर जो मैनेजर है, कि एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट को उसे एक ही टाइम पर मैनेज करना पड़ता है और सुपरवाइज करना पड़ता है एज कंपेयर टू नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्यू मैनेजर्स के लेवल होते हैं। तो अब यहाँ पर क्यों होते हैं फ्यू मैनेजर के लेवल? क्योंकि एक मैनेजर बहुत सारे एम्प्लॉइज को एक टाइम पर क्या करता है? सुपरवाइज करता है और उनको मैनेज करने का और कंट्रोल करने का काम करता है। एक हमारी फ्लैट हायरार्की यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो ये था हमारा फ्लैट या फिर जिसे हम बोलते हैं वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब जो हमारे वीए ग्राइकनस थे जिन्होंने इसको डिफाइन करा था, जो हमारा इसका कंसेप्ट था, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया है कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप एज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट पर मैनेजर इंक्रीजेस। कि कैसे हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है रिलेशनशिप की उसको कैलकुलेट करते हैं जब एक मैनेजर के अंडर सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो कुछ उन्होंने फॉर्मूला बताया था कि इन्होंने ये मेन फॉर्मूला को डिस्क्राइब करा था कि C इक्वल टू n, ये 2 की पावर n है यहाँ पर -1, कि C इक्वल टू इन्होंने बताया था n ब्रैकेट में 2 की पावर n -1। तो इन्होंने इस फॉर्मूला के थ्रू बताया था कि कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप बता सकते हैं। कि यहाँ पर C किसका काम करता है? नंबर ऑफ इंटरेक्शन, कि एक मैनेजर कितनी नंबर ऑफ इंटरेक्शन करता है एक टाइम पर एक जो उसके सबऑर्डिनेट्स के अंडर काम करते हैं। नेक्स्ट है N से होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि कितने सबऑर्डिनेट्स एक मैनेजर के अंडर काम करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने माना कि जैसे एक जो मैनेजर है उसके अंडर अब 3 एम्प्लॉय काम करते हैं, 3 एम्प्लॉय को वो एक टाइम पर सुपरवाइज और मैनेज करने का काम करता है। तो जैसे हमारा फॉर्मूला है कि n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 2 की पावर भी 3 हो जाएगी क्योंकि हमारे वहां पर 2 की पावर n है एंड देन -1। अब ये 3 है, 2 की पावर 3, 2 into 2 into 2, तो 4 to 8, 8 - 1 तो इक्वल टू हो जाएगा 7 into 3 21। कि हम यहाँ पर जब एक मैनेजर के अंडर 3 एम्प्लॉइज थे तो एक मैनेजर क्या करता था? 21 नंबर ऑफ इंटरेक्शन करता था।
तो ये था जब हमारे कितने थे एम्प्लॉइज, कि जब हमारे 3 एम्प्लॉइज थे, और जब हमारे एम्प्लॉइज क्या हो गए, 3 से बढ़कर कितने हो गए, वो 5 हो गए। जैसे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर कि 5 हो गए, पहले हम करते हैं कि n की पावर यहाँ पर 5 थी, एंड देन 2 की पावर यहाँ पर 5 होगी, एंड देन -1। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 हमारे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीज हो चुके हैं जो पहले 3 थे। तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इंटरेक्शन कैसे बढ़ती है एक मैनेजर की, कि यहाँ पर जैसे 5 है, 2 की पावर होती है 32, 5 जब 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 होता है, तो 5 यहाँ पर इंटू में 31, जिसका मतलब होता है कि 5 से 15 एंड 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 सॉरी। तो यहाँ पर 155 वो इंटरेक्शन अब करता है, जबकि जब उसके अंडर 3 एम्प्लॉइज काम करते थे तो उसकी इंटरेक्शन कितनी थी, ओनली 21 थी। तो ये हमें बताता है फॉर्मूला कि जैसे जैसे हमारे एम्प्लॉइज बढ़ते हैं एक सुपरवाइजर के अंडर, तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन भी साथ साथ बढ़ती जाती है, एक मैनेजर का वर्कलोड भी साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। तो यही बताया था वीए ग्राइकनस ने कि ये हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, स्पैन ऑफ अटेंशन। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अगर हमें अपने एम्प्लॉइज को इजीली उनको जो भी सुपरवाइज करना है उनको कंट्रोल और डायरेक्ट करना है। तो इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ से भी हर बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो हम इसी को ही डिस्कस करते हैं। तो पहले इसके टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। तो ये एक सिस्टम है दैट डिटरमाइंस हाउ टास्क आर डिवाइडेड, कोऑर्डिनेटेड एंड सुपरवाइज्ड विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्क है, जो भी टास्क है, वो किस तरीके से डिवाइड है, या फिर हमारा सिस्टम क्या है रूल्स का, और किस तरीके से हमारे जो टास्क है उनको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, उनको सुपरवाइज किया जा रहा है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब कुछ हमारे टाइप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, कि हमारे फर्स्ट टाइप होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इसके नाम से क्लियर है कि देयर मस्ट बी अ फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन बिटवीन, किसके बीच में, हमारे एम्प्लॉइज के बीच में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड प्लान एंड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम होता है जहां पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेन यही बात है यहाँ पर कि जो हमारी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्लियरली डिफाइन होती है कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ पर पता होती है हर एम्प्लॉय को, हर मैनेजर को, हर सुपरवाइजर को। तो यही होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये अनऑफिशियल होता है, क्योंकि इनफॉर्मल है तो अनऑफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन ऑल द एम्प्लॉइज, फ्रेंडली रिलेशनशिप, सोशली वो इंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि वो एकदम से रैंडमली होता है, ऐसे नहीं कि हम सालों से लगे हुए हैं हमारे पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है सोशल रिलेशनशिप को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो एकदम से होता है। नेटवर्क होता है रिलेशनशिप का अमंग एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, की क्या थे, एम्प्लॉइज के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट थे, उनकी थिंकिंग मिलती थी, उनके ओपिनियंस मिलते थे, जिस वजह से उन्होंने क्या करा, एज अ पर्सनल रिलेशनशिप उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली, सोशल रिलेशनशिप उनके एक इनफॉर्मल ग्रुप उनका आपस में क्रिएट हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, एंड सोशल इंटरेक्शन उनके साथ हुई। कि जैसे आप कहीं पे भी काम करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही रहते हो, किसी के साथ भी आप बातचीत नहीं करते हो, किसी के साथ भी आप सोशलाइज नहीं होते हो, तो ऐसा आपको नहीं होता, आपके साथ नहीं होगा कि कहीं भी आप काम करोगे तो आपके इनफॉर्मल ग्रुप ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन। ये हाइब्रिड मतलब कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। जैसे कि हम बात कर सकते हैं फंक्शनल हो सकता है, या डिवीजन का हमारा क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैट्रिक्स का साथ हो सकता है, या प्लस जियोग्राफिक हो सकता है। एंड देन इट मैक्सिमाइज करता है हमारी एफिशिएंसी को, फ्लेक्सिबिलिटी को एंड अडेप्टेबिलिटी को। जो ये हाइब्रिड है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंबाइन कर दिया टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ती है, और एफिशिएंसी भी हमारी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये बाउंड्री लेस, कि इसके नेम से क्लियर है, यहाँ पर कोई बाउंड्री हमने एस्टेब्लिश नहीं कर रखी, कि हमने ओपन कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन को, जिस वजह से ही इसको ओपन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसको डिफाइन करा था किसने, जैक वेल्च नाम के एक हमारे ऑथर थे, उन्होंने ही बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करा था। ये कौन थे, फॉर्मर सीईओ थे जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरह का फ्लेक्सिबल एंड
डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है दैट रिमूव्स ट्रेडिशनल बैरियर, कि कुछ हमारी ट्रेडिशनल बैरियर्स थी उसको ये रिमूव करने का काम करता है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कि जैसे हायरार्की थी पहले वाली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा कि वहां पर हमें एक हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है। जियोग्राफी होती है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमने सेटअप की हुई है, वहीं पर हम अपने एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करते हैं। रिजिड डिपार्टमेंटल डिवीजन, कि हमारे क्या थे डिपार्टमेंटल जो हमने डिविजन्स बना रखे थे बिल्कुल फिक्स थे, स्टैटिक थे, वहां पर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी हमने इंश्योर नहीं की हुई थी, जिस वजह से ही हमें बाउंड्री लेस जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका इनोवेशन हुआ था, इसे हम ओपन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ओल्डेस्ट है हमारा एंड सिंपलेस्ट फॉर्म होता है स्ट्रक्चर का। यहाँ पर जो अथॉरिटी है, अब इसको लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर हमारा कम्युनिकेशन है एक लाइन में, एक हायरार्की में, एक चेन में होता है। तो यहाँ पर जो हमारी अथॉरिटी है फ्लो करती है टॉप टू बॉटम इन अ स्ट्रेट लाइन, कि ऊपर से नीचे हमारी अथॉरिटीज फॉलो कर रही है, फ्लो कर रही है। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या है कि हम यहाँ पर एक डायरेक्ट चेन होती है कमांड की फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू सबऑर्डिनेट, कि टॉप मैनेजमेंट से सबऑर्डिनेट के साथ यहाँ पर एक डायरेक्ट चेन होती है कमांड की, कि वहां से ऑर्डर आते हैं नीचे और हमारी यहाँ से रिक्वेस्ट ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर हमारी क्लियर अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक लेवल पर। ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू ओनली वन सुपीरियर, तो ये यूनिटी ऑफ जो कमांड है उसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कि एक टाइम पर एक एम्प्लॉय एक ही सुपरवाइजर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ये हमारा कहाँ पर पाया जाता है मिलिट्री, कि वहां पर एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है, एक चेन होती है, हायरार्की होती है, कम्युनिकेशन की अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फॉलो करती है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम से क्लियर है कि हमने वर्क को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कि कुछ फंक्शंस है हमारे जैसे मार्केटिंग है, एचआरएम का है, ट्रेनिंग का है, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कि जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है या फिर प्रोडक्शन है। तो हर एक जो फंक्शन है वहां पर एक एक्सपर्ट होता है उसको सुपरवाइज करने का काम जो करता है। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या है, यहाँ पर अथॉरिटी डिवाइड होती है बेस्ड ऑन फंक्शन, कि जिसका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिसीजन मेकिंग पावर अलॉट की जाएगी। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिसीव मल्टीपल कमांड फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिस्ट, कि यहाँ पर अलग अलग स्पेशलिस्ट से उनको कमांड मिलती है, जबकि हमने लाइन में क्या पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय को एक ही सुपरवाइजर से सुपीरियर से कमांड मिलती है, लेकिन यहाँ पर अब मल्टीपल कमांड मिलती है एक एम्प्लॉय को। वर्क इज हाईली स्पेशलाइज होता है एंड फोकस्ड होता है, कि जो भी जिस काम में सुपरवाइज है, स्पेशलाइज है, वही वो काम को करता है। एग्जांपल कैसे है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है लाइक मारुति सुजुकी में जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहां पर फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी काम है एम्प्लॉइज के वो डिवाइडेड होते हैं। तो ये था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट करते हैं हम बात लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। लाइन एंड स्टाफ, कि हम क्या कर रहे थे, अथॉरिटी टॉप टू बॉटम हमारी डिवाइडेड थी, क्लियरली हमारी डिफाइंड थी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी मतलब डायरेक्ट कमांड, कि जो हमारी लाइन जो एक स्ट्रेट लाइन में हमारी अथॉरिटी फॉलो करती है, फ्लो करती है, तो वहां से डायरेक्ट कमांड होती है। एंड देन स्टाफ अथॉरिटी, हमने एक अलग से स्टाफ को भी अपॉइंट कर लिया जो मेन क्या करता है रोल, उसका एडवाइजरी का रोल है, कि हमारे डिसीजन तो कौन लेगा, जो भी हमारे लाइन में काम कर रहे हैं, हमारे जो भी मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, लेकिन उनको एडवाइज करवाने के लिए, उनको एडवाइज करने के लिए हमने एक स्टाफ को क्या कर दिया, अपॉइंट करने का काम किया है। लाइन मैनेजर मेक डिसीजन, लाइन मैनेजर है जो हमारे वो डिसीजन लेते हैं, जबकि स्टाफ उनको एक्सपर्ट की गाइडेंस या फिर एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करता है। अब इसकी कुछ फीचर्स होती हैं। फीचर्स में फर्स्ट है लाइन मैनेजर हैंडल डे टू डे ऑपरेशन, कि जो लाइन मैनेजर होता है वो डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करता है, जबकि स्टाफ मैनेजर ओनली उनको एडवाइस कर सकते हैं, वो कोई डिसीजंस अपने आप से नहीं ले सकते हैं। कि अब यहाँ पर क्या है, ये कहाँ पर यूज होता है, जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एक्सपर्ट की गाइडेंस की हमें जरूरत होती है, क्योंकि हमने लाइन में पढ़ा था कि अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक क्लियर चेन होती है। अब हमें स्टाफ की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं जो जिस काम में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट की जब हमें एडवाइस मिलेगी तो हम अपने काम को, हमारे डिसीजंस को एक इजी वे में और एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में ले सकते हैं। बैंक्स लाइक एसबीआई एंड आईसीआई में ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है लाइन एंड स्टाफ का, वो यूज होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये डिवीजन मतलब कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया,
डिवाइड कर दिया एक बिजनेस यूनिट को इनटू डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन, जो हर एक डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है अपने खुद के प्रॉफिट के लिए एंड लॉस के लिए। तो यही है ये मेन कि हमने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया अलग अलग डिवीजन में। डिवीजन अब क्या होगा, अपने जो खुद के प्रॉफिट है, अपने लॉस है, उसके लिए इंडिविजुअली वो क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब नेक्स्ट होता है हमारी कुछ फीचर्स होती हैं। अब इसकी फीचर्स क्या है, हम पढ़ते हैं कि डिवीजन बेस्ड होते हैं प्रोडक्ट की। हमने क्या कर दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन 3-4 प्रोडक्ट बनाती थी, तो उसने अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन को बना दिया, उसको एस्टैब्लिश कर दिया। जियोग्राफी के अकॉर्डिंग हमने कर दिया कि हम क्या करते हैं, एक पूरी एरिया को टारगेट करते हैं, लेकिन उस एरिया में हमने डिफरेंट सिटीज को क्या कर दिया, एक अलग अलग डिवीजन अलॉट कर दिए कि ये डिवीजन इस सिटी को हैंडल करेगा, ये डिवीजन इस सिटी को हैंडल करेगा। नेक्स्ट है कस्टमर की टाइप, की हमारे कस्टमर किस किस तरीके के थे, कि इंडस्ट्रियल कस्टमर थे, हमारे कुछ डोमेस्टिक कस्टमर थे, या फिर कोई अदर हमारे बिजनेस कस्टमर थे। तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमारे डिविजन्स को डिवाइड कर दिया, उनको सेटअप कर दिया। अब यहाँ पर हर एक जो डिवीजन होगा उसके खुद के फंक्शन होंगे, उसके खुद के डिपार्टमेंट्स होंगे। ये कौन यूज करते हैं ज्यादातर, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशन है, वो इस जो स्ट्रक्चर को यूज करती हैं। अब जैसे टाटा ग्रुप है जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करता है, मोटर है एंड कंसल्टेंसी एयरलाइंस, तो ये सारे काम ये कर रहा है। तो अब इसने स्टील के लिए एक अलग डिवीजन बना रखा है, टाटा मोटर जो कंपनी है, उसने मोटर्स के लिए अलग बना रखा है, एंड जैसे कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट वो कार्स बनाती है हमारी टाटा मोटर जो कंपनी है, कंसल्टेंसी एयरलाइंस का उसने अलग से हमारा बना रखा है डिवीजन। तो ये था डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है मैं इसको कहूंगी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि ये क्या होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो वो कंबाइन करता है फंक्शनल, मैंने इसको हाईलाइट करा हुआ है कि ये कंबाइन कर रहा है किसको, फंक्शनल को एंड प्रोजेक्ट को। फंक्शनल प्लस प्रोजेक्ट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको वो क्या करता है, कंबाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉय रिपोर्ट करता है टू बेसिस को, टू बॉस को, मतलब टू सुपरवाइजर को, वो एक टाइम पर रिपोर्ट करता है, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। अब फंक्शनल मैनेजर एंड अ प्रोजेक्ट की हमने जैसे देखा कि जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है तो फंक्शनल प्लस प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉम्बिनेशन है। तो एक फंक्शनल मैनेजर होगा, एक हमारा होगा प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उन दोनों की ही इंस्ट्रक्शन को एक एम्प्लॉय को एक टाइम पर फॉलो करना होता है। तो मेन यहाँ पर क्या बात आती है, इसकी लिमिटेशन, कि ये यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है, कि उसका ये उल्लंघन करता है, क्योंकि यहाँ पर एक एम्प्लॉय को एक टाइम पर दो सबऑर्डिनेट जो उसके दो सुपीरियर हैं वो गाइड करते हैं, वो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिस वजह से वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी इंस्ट्रक्शन को वो पहले परफॉर्म करे, वो उसकी किसकी इंस्ट्रक्शन को पहले फॉलो करे। कुछ इसके फीचर्स है कि ड्यूअल अथॉरिटी, कि यहाँ पर एक फंक्शनल मैनेजर है, एक प्रोजेक्ट की, फंक्शनल मैनेजर की खुद की अथॉरिटी है एंड प्रोजेक्ट की मैनेजर की खुद की अथॉरिटी है। ये कहाँ पर यूज होता है, टेम्पररी प्रोजेक्ट्स के लिए एंड इनोवेशन ड्रिवन वर्क के लिए, कि कोई हमने इनोवेशन से रिलेटेड कोई काम किया है या फिर हमने कोई टेम्पररी प्रोजेक्ट को हम हैंडल कर रहे हैं, तो वहां पर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मेन यूज होता है। एम्प्लॉय वर्क अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि यहाँ पर एम्प्लॉय, अब हमने क्या था, एक फंक्शनल का अलग हो गया डिपार्टमेंट, एक प्रोजेक्ट का अलग हो गया डिपार्टमेंट, तो अब एक एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो काम करता है। अब हमने जैसे कि पढ़ा था कि मेन लिमिटेशन है कि ये यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है। जैसे अब ये कहाँ पर यूज होता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म्स है या फिर कंसल्टिंग फर्म्स है, जैसे इन्फोसिस है, एक्सेंचर है, तो वहां पर इसका मेन यूज किया जाता है। तो ये था हमारा मैट्रिक्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आती है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी मतलब कुछ ग्रुप है पीपल का, कुछ ग्रुप है सुपरवाइजर का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिसीजंस आर टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, कि यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल डिसीजन लेने की बजाय एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्संस क्या करता है, यहाँ पर डिसीजंस लेने का काम करता है। अब इसके कुछ फीचर्स होती हैं। फीचर्स क्या है कि ये यूज किया जाता है पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, की कोई हमें पॉलिसीज बनानी है तो हमने क्या करा, कमेटी बना दी कि हाँ ये कमेटी है, ये काम करेगी, ये पॉलिसीज बनाएगी, ये कुछ डिसीजन मेकिंग का काम करेगी। तो नेक्स्ट है रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग कमेटी मेंबर। अब देखो हमने कमेटी बना दी, ग्रुप हमने एक बना दिया, जब तक उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, तो हमारा उस कमेटी को बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जरूरी है कि जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं वो कोऑर्डिनेशन को फॉलो करें, उसको कोऑर्डिनेशन को बनाए रखें आपस में। देयर मस्ट बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल ऑफ देम, तब ही कोऑर्डिनेशन होगा। सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट, कि ये कहाँ सुटेबल होता है,
जो लार्ज गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारी जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जो हमारा कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर ये बनाया जाता है कि जैसे गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज आती रहती हैं, तो उन पॉलिसीज को बनाने के लिए हम एक क्या कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या करते हैं हम, अ टेम्पररी स्ट्रक्चर क्रिएटेड, कि प्रोजेक्ट है, हमने सिर्फ उस प्रोजेक्ट को करने के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप करने का काम करते हैं, कि यहाँ पर हम एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तब हमारी टीम भी डिसबैंडेड, वो खत्म हो जाती है, अपने अपने वो अलग अलग काम करना शुरू कर देते हैं। तो यही है मेन इसमें कि अब इसके फीचर्स हैं, एम्प्लॉइज आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट नीड्स, की एम्प्लॉइज को इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है जो भी हमारी प्रोजेक्ट की नीड्स हैं, जिस प्रोजेक्ट में जो भी वो डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इसका कंप्लीट कंट्रोल होता है, उसके पास जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट, उसके पास उसका फुल कंट्रोल होता है। अब ये कहाँ पर यूज होता है कि जैसे हम कुछ कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, कोई एयरपोर्ट बना रहा है, कोई ब्रिज बना रहा है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो हम वहां पर इस जो मेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो प्रोजेक्ट है, उसका हम यूज करते हैं। अब आते हैं हमारी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेटवर्क की हमने क्या करा, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बना दिया, जहां पर कंपनी क्या करती है, कीप कोर ऑपरेशनल इन हाउस एंड आउटसोर्स नॉन कोर एक्टिविटी, कि उसमें क्या करा हमने, जो हमारी कोर ऑपरेशन है, जो हमारी मेन एक्टिविटीज है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन इन हाउस मतलब वो खुद से करती है, लेकिन जो अदर एक्टिविटीज है नॉन कोर ऑपरेशन कि जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको आउटसोर्स कर लेती है। आउटसोर्स का मतलब कि उसने बाहर से हायर कर लिए कुछ पर्सन जो एक करती हैं, थर्ड पार्टी की तरह काम करते हैं उनकी नॉन कोर एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए। तब कुछ फीचर्स होती है, फीचर्स में क्या है कि इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड आउटसोर्सिंग, कि हमने क्या कर लिया, कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कर लिया कि दो तीन एंटिटी मिलकर साथ बन गई जिनकी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। तो मेन यही होता है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, और ये आउटसोर्सिंग में हमने थर्ड पार्टी को हायर कर लिया कुछ काम करवाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं कि हैवी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, कि हम यहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। जैसे ये सुटेबल है ऐसी कंपनीज के लिए जो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तब ही तो वो आउटसोर्स कर रही है कि खुद से वो मैनेज नहीं कर पा रही थी जो नॉन कोर एक्टिविटीज थी, जिस वजह से उसने एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर लिया, हायर कर लिया, तो अब उसकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो यही मेन रीजन था कि उसने इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्यों बनाया है, सेटअप किया है। अब कौन फॉलो करती है इसको, नाइकी है, जैसे वो आउटसोर्स करती है मैन्युफैक्चरिंग की, वो खुद से नहीं बना रही है, थर्ड पार्टी को उसने हायर कर लिया जो उसकी शू की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेगा। एंड फोकस ऑन ब्रांड एंड डिजाइनिंग, कि उसकी कोर एक्टिविटी क्या है कि वो ब्रांडिंग करे और डिजाइनिंग अपना अच्छे से करे। तो उसने जो नॉन कोर एक्टिविटी थी मैन्युफैक्चरिंग, उसको उसने आउटसोर्स करा दिया। तो यही होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हमारा नेक्स्ट आता है टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टीम बेस्ड के नाम से क्लियर है कि वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्फ मैनेज्ड टीम, कि हमने वर्क को ऑर्गेनाइज कर दिया, जो सेल्फ मैनेज्ड होंगी टीम की टीम बना दी हमने, वो अपने आप से काम को मैनेज करने का काम करती हैं, रेदर देन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, की हमने एक हायरार्की नहीं बनाई कि टॉप लेवल है, मिडिल है एंड देन लोअर हमारा है, कि हमने यहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ्लो नहीं होने दिया एक हायरार्की में, हमने यहाँ पर एक टीम बना दी जो सेल्फ मैनेज्ड होगी, काम को मैनेज करने का काम करेंगी। कुछ फीचर्स है इसके कि एम्प्लॉइज कोलैबोरेट करते हैं प्रोजेक्ट में, कि उनकी टीम बना देगी तो आपस में सहयोग कर वो प्रोजेक्ट को फुलफिल करने का काम करते हैं। ये एनकरेज करता है ओपन कम्युनिकेशन को, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी हर्डल्स नहीं है, कि कोई भी एम्प्लॉय को कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो सीधा टॉप लेवल के पास जा सकता है, टॉप लेवल वाले लोअर के पास आ सकते हैं, कि यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, हर्डल नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन में फ्री फ्लो है, कम्युनिकेशन का ओपन है। यूज इन फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री, अब ये जो हमारी टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्रीज में ही यूज होती है, कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो डे बाय डे, रूटीन बाय रूटीन, वो सेकंड बाय सेकंड चेंज हो रही है। नेक्स्ट आता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल, की आपको ये वर्ड थोड़ा सुना सुना सा है कि ऑनलाइन हो रही है चीजें, कि कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये हमारा वर्चुअल होता है। कंपनी ऑपरेटिंग, यहाँ पर एक कंपनी ऑपरेट करती है विदाउट अ फिजिकल ऑफिस, कि यहाँ पर उसका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, कि उसका कोई सेटअप है, कोई उसने अपनी यूनिट बना रखी है, ऐसा नहीं होता, उसका कोई फिजिकल स्पेस या ऑफिस नहीं होता। वो क्या करती है, एम्प्लॉइज, उसके जो भी एम्प्लॉइज होंगे उस कंपनी के रिमोट एरिया से काम करते हैं यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन,
कि जैसे हमने आजकल सुन रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, कि आजकल जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो घर से ही काम कर रहे हैं। कि कोई एम्प्लॉय था बिल्कुल दूर से आता है वो अपनी कंपनी में, तो क्या करा उस कंपनी ने, उस एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम ही अलॉट कर दिया। कि आजकल हमारी कंपनीज में चल रहा है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, कि कोई फिजिकल स्पेस नहीं है किसी कंपनी का, लेकिन इसके एम्प्लॉइज रिमोट एरिया से वर्क करते हैं थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन, कि कुछ वो एप्स के थ्रू, कोई उसके जो भी हमारे डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, वो क्या करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन करते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं इसके, क्या कि ऑपरेटिंग कॉस्ट लो आते हैं। कोई हमने क्या किया, हमने तो कुछ फिजिकल ऑफिस ही नहीं बनाया, कुछ भी हमें एम्प्लॉइज की वेलफेयर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमें ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, हमें उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, जिस वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आती है। एक्सेस टू ग्लोबल टैलेंट, कि अब हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई फॉरेन कंट्री में एम्प्लॉय हमें हायर करना है तो अब हम उसको भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई यहाँ पर उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू एम्प्लॉय वहां से हम काम करवा सकते हैं अपनी कंपनी में, जिस वजह से हमें ग्लोबल टैलेंट की भी एक्सेस मिल जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। क्यों ऐसा, क्योंकि हम जैसे भी हमें चेंजेस की जरूरत पड़ती है हम इजीली उन चेंजेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में कर सकते हैं। अब ये कौन यूज करती है, रिमोट आईटी फर्म, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म है जो दूर दराज के एरियाज में काम करती है, जहां पर हम फिजिकल सेटअप, एक फिजिकल स्पेस को क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है, वो इनका यूज ज्यादा करती है। तो ये था हमारा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक था कि जो भी हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल था, स्पैन ऑफ अटेंशन भी जिसे बोला जाता है, आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थे वो भी आपको समझ आ गए होंगे। आज का जो सेशन था आई होप कि आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहा होगा। सो प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।